कार्यक्रम के प्रायोजक हैं World is here at Sharda University. Where are you? नमस्कार दोस्तों, बातें करियर की में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना। जैसा कि आप जानते हैं, सही करियर का चुनाव आपको दे सकता है उज्जवल भविष्य। इसलिए जरूरी है कि कॉलेज और करियर चुनते वक्त हमेशा रिसर्च वर्क करें। आपको इसी रिसर्च में मदद करने के लिए हम करियर से जुड़ा ये प्रोग्राम लेकर आते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से नए करियर हैं इस बार के एपिसोड में। देखेंगे करियर मंत्र, जानेंगे कैसे करें करियर निर्माण, मिलेंगे करियर काउंसलर से, देखेंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज। सेगमेंट करियर मंत्रा में हम आपको बताते हैं करियर से जुड़े महत्वपूर्ण मंत्र, जिनके सहारे आप अपना भविष्य मजबूत बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं करियर मंत्रा। ये तमिलनाडु के वेलोर शहर में रहने वाले संतोष और महालक्ष्मी हैं। संतोष ग्रेजुएट हैं तो वहीं महालक्ष्मी 10वीं पास हैं। तकरीबन 6 महीने पहले दोनों ही बेरोजगार थे और गरीबी से परेशान थे, लेकिन भारत सरकार की पहल के चलते आज दोनों ही नौकरी करते हैं और अपने पैरों पर खड़े हैं। बीएससी फिजिक्स मुझसे बीएससी कंप्लीट करने के बाद मैं घर पर बैठा हुआ था। सभी जरूरतों के लिए मैं अपनी फैमिली पर डिपेंडेंट था। बगैर किसी मदद के मैं मजबूर था। फिर एक स्किल एकेडमी से मोबाइल रिपेयर और सर्विस करने का काम मैंने सीखा। ये कोर्स मैंने 3 महीनों में पूरा कर लिया। कोर्स करने के बाद मेरी और मेरे परिवार की हालात में जबरदस्त सुधार आ गया। कहते हैं अगर आप में हुनर है तो सफलता आपकी मुट्ठी में है, बस जरूरत उसको तराशने की है। लड़की हो तो डॉक्टर और लड़का हो तो इंजीनियर, क्योंकि माँ बाप को और कोई और करियर का पता ही नहीं है। हमने ये कोशिश किया कि 31 सेक्टर में से ऑटो हो, सिक्योरिटी हो, रिटेल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, टेलीकॉम में, इसमें एक करियर पाथ बनाए। आपके हुनर को तलाशने, संवारने और निखारने में भारत सरकार की नॉन प्रॉफिट संस्था अब तक तकरीबन 35 लाख युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दे चुकी है। गवर्नमेंट में कंसल्टेशन हुआ तो पता चला कि जो स्किल करने की जो कैपेसिटी है उस टाइम 31 लाख की थी। ये 2008 की बात है, 8-9 की बात है। और तकरीबन 1 करोड़ या 128 लाख लोग हर साल अपने लेबर फोर्स में जुड़ रहे थे। तो करीब 10 टाइम्स का एक डिफरेंस था। ये जो यंग पॉपुलेशन आ रही है और जो पॉपुलेशन ऑलरेडी है, जो भी हमारे यहाँ हुनरमंद लोग हैं, उनको एक तरह का मान्यता प्राप्त करा के उनको प्रमाणित करना। राष्ट्रीय कौशल विकास नीति 2009 के तहत सन 2022 तक तकरीबन 500 करोड़ लोगों को स्किल्ड करने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को पूरा करने में एनएसडीसी अहम योगदान दे रहा है। हमने एक डेवलपमेंट फाइनेंस मॉडल तय किया था, जो भी इंडस्ट्री स्केल के मुताबिक 1 लाख लोगों को ट्रेन करे 10 साल में कम से कम, या 50,000 लोगों को ट्रेन करे 10 साल में, और वो 10 साल का एक प्रोग्राम बनाएंगे, तो उनको हम एक लोन देते हैं जिससे वो ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में सेटअप करने में मदद मिले। हम उन ट्रेनिंग पार्टनर्स को मॉनिटर करते हैं, हम उनका देखते हैं कि उनका कितना प्लेसमेंट हो चुका है। हमारा आउटकम बेस्ड ट्रेनिंग है। आउटकम इज वेज एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। एनएसडीसी ने देश भर में करीब 2,25,000 ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए हैं और लगभग 160 ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं। इन सेंटर्स पर स्किल डेवलपमेंट को लेकर तमाम कोर्स चलाए जाते हैं। कोर्स पूरा करने पर इनको सर्टिफिकेट दिया जाता है और जॉब प्लेसमेंट की कोशिश भी की जाती है। ऐसे तकरीबन 12.5 लाख लोगों को अब तक स्किल्ड करके जॉब दिलवाई गई है। जो हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया में स्थित हैं इस समय, और वो लोग जो ट्रेनिंग कर रहे हैं वो उन लोगों के लिए कर रहे हैं जहाँ पे स्किल गैप है। स्किल गैप मतलब कि भाई जहाँ पे डिमांड इज मोर देन द सप्लाई। हमने एक सुविधा बनाई है इंडस्ट्री और एम्प्लॉयर के बीच में, और जो युवक है
उनको कैसे डिमांड सप्लाई को मीट करें और उनका जो सर्टिफिकेट है इंडस्ट्री से एक महत्व दिलवाएं और उनको नौकरी पाने में आसानी हो। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, हार्डवेयर, टेक्सटाइल्स, गारमेंट और लेदर गुड्स जैसे 31 क्षेत्रों को स्किल करने का जिम्मा इस संस्था ने उठाया है। साल भर में करीब 1.5 करोड़ युवाओं को स्किल किया जा सकेगा। इंडिया की एवरेज एज विल बी 29 इयर्स इन 2020। ये यंग पॉपुलेशन को स्किल करना जरूरी है। इनको किसी तरह का हुनर जिससे इनका व्यवसाय शुरू कर सके अपने, या किसी कंपनी में काम कर सकते हैं, और हो सकता है कि इवन बाहर भी काम कर सके, क्योंकि वर्ल्ड ओवर ये अनुमान लगाया गया है कि कुछ 55 मिलियन यूथ की जैसे शॉर्टेज होगी। इस साल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत की है, जिसमें कुछ प्रमुख है मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्वच्छ भारत अभियान। आदर्श ग्राम योजना, स्मार्ट सिटीज, मेक इन इंडिया, ये सारे प्रोग्राम्स में एक तरीके से स्किल्स इंटीग्रेट हो रहे हैं, तो वो अलग अलग जरिए लोगों के पास पहुंच रहे हैं। दूसरा जो है कोऑर्डिनेटेड अप्रोच मिनिस्ट्री के द्वारा, और उसको कैसे स्केल करें उसके प्रयास हो रहे हैं। तीसरा जो है इसको एक तरीके से एक रिस्पेक्ट लाने में और लोगों को एक तरीके से इनकरेज करना कि आप देखिए स्किलिंग भी करियर है। अगर आप क्लास में 10वीं में या 5वीं में फेल भी हो गए तो कोई बात नहीं, आप जाके स्किल हो सकते हैं और उस स्किल के द्वारा, हुनर के द्वारा आपको एक नौकरी मिल सकती है और आपकी जिंदगी बदल सकती है। यानी आने वाले वक्त में देश के रोजगारों में खासा इजाफा होने वाला है। इसीलिए अगर आप में हुनर है, ईमानदारी से मेहनत करने का जज्बा है, तो मनपसंद स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करके आप अपना भविष्य सुनहरा बना सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। इस हफ्ते कैरियर दर्पण में हम आपको एक स्पेशल कैरियर से अवगत करवाएंगे और बताएंगे उससे जुड़े स्कोप और जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में। तो चलिए देखते हैं कैरियर दर्पण। यूपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है। करीबन 17,000 कैंडिडेट्स ने यूपीएससी मेंस के लिए क्वालिफाई किया है। 24 अगस्त 2014 को आईएएस प्री में 4.5 लाख प्रार्थियों ने हिस्सा लिया था। यूपीएससी मेंस की परीक्षा 14 दिसंबर को होने वाली है। ऐसे में जरूरत है लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन की। जनरल स्टडीज लिखते समय स्टूडेंट का दिमाग में ये होता है कि हर आंसर को हम एक इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए, उसके बाद मेन कंटेंट लिखना चाहिए और कंक्लूड करना चाहिए। बट उतना टाइम स्टूडेंट्स को नहीं मिलता है। फर्स्ट पॉइंट इज एक्चुअली आंसर ऑल द क्वेश्चंस। कोई भी एक क्वेश्चन को छोड़ना मत। एक वर्ड लिमिट होता है उनका, सो विद इन दैट वर्ड लिमिट एक स्टूडेंट ये नहीं लिख पाता है कि तुम्हारे सोचने का इंट्रोडक्शन कैसे लिखूं मैं और कंक्लूड कैसे करूं। इतना सोचने का टाइम नहीं मिलता है आपको। सो डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़िए, डायरेक्टली देन आंसर शुरू करिए पॉइंट वाइज। पॉइंट 1 ये है, पॉइंट 2 ये है, पॉइंट 3 ये है, पॉइंट 4, पॉइंट 5, दैट्स इट। 12 घंटे प्रतिदिन इतनी मेहनत की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट मुझे लगती है। किसी दिन 10, किसी दिन 14 घंटे, तो एवरेज 12 घंटे आप पढ़ेंगे तो, और मतलब आप में परसिवरेंस, पेशेंस, हार्डवर्क, डेडिकेशन, ये सारी चीजें होंगी तो सफलता जरूर मिलेगी। यूपीएससी मेंस में जो कैंडिडेट्स पास होंगे वो आगे पीआई यानी पर्सनल इंटरव्यू राउंड के लिए जाएंगे। पीआई प्रार्थियों की एबिलिटी को जांचने के लिए किया जाता है। यूपीएससी मेंस की परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स को पीआई की तैयारी भी अभी से ही करके रखनी चाहिए। जनरली ऑन एन एवरेज 30 मिनट्स का इंटरव्यू होता है। 30 मिनट्स में इट कैन मेक योर करियर, इट कैन ब्रेक योर करियर। फिर वापस आप कम बैक टू जीरो आ जाओगे अगर आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो, और बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे यू विल गेट इनटू द सर्विसेज। इसीलिए ये हमेशा याद रखना है कि आप आपके स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करोगे। कंटेंट अच्छा होगा, आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया होगा, तो नो डाउट यू विल बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रिपरेशन, यू विल बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। इसके साथ ही में आपको ये भी लगातार खुद को गारंटी देनी है कि आई विल डू बेटर इन द इंटरव्यू स्टेज, आई विल परफॉर्म बेटर। इंटरव्यू पर्सनालिटी का टेस्ट है, यानी कि आप कितने ज्यादा चीजों को नॉर्मल ढंग से सोचते हैं, आपका नजरिया कितना बैलेंस्ड है। कहीं आप जो है ना एक्सट्रीम उसके शिकार तो नहीं है। कुछ लोग बहुत एरोगेंट होते हैं, कुछ लोग बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, कुछ लोग
बहुत अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं। तो ये सारी चीजें जो आपकी पर्सनालिटी की जो एंगुलरिटीज है ना, मेरे हिसाब से वो इसमें देखी जाती हैं। अब समय है केवल रिवीजन का। जो कुछ पुराना आपने पढ़ा है उसका लिखकर अभ्यास करें, क्योंकि यूपीएससी मेंस की परीक्षा एमसीक्यू पर आधारित नहीं है, तो जरूरत है लिखकर प्रैक्टिस करने की। टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। इवन एग्जाम आवर एफिशिएंसी काउंट करती है। एग्जाम में आप कितने अलर्ट हैं, आंसर लिखने के स्टाइल होते हैं, मैं कहूँगा टू द पॉइंट होने चाहिए, कंसाइज और एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आपके आंसर में एक भी चीज फालतू ना हो और जरूरी एक भी चीज ना छूटे, ये इम्पोर्टेंट है। ऐसे में अभी आजकल आपको 4 क्वेश्चंस मिल रहा है एंड उसमें से आप एक टॉपिक को सिलेक्ट करना होगा एंड देन यू नीड टू राइट एसे अबाउट दैट टॉपिक। सो फर्स्ट comes that the selection of essay, selection of topic among the 4 कौन सी सेलेक्ट करोगे। so some topics ऐसे होंगे, abstract होंगे, chances abstract essays में ये है either you will get बहुत ही हाई मार्क्स आ जाएगा, अदरवाइज बहुत कम मार्क्स आ जाएगा। so ये रिस्क आपको लेना पड़ेगा। सपोज इफ यू वांट टू प्ले सेफ देन गो फॉर ए स्ट्रेट टॉपिक। यूपीएससी की सिविल सर्विस परीक्षा में पिछले सालों की तुलना में कुछ बदलाव किए गए हैं। जो नया पैटर्न है उसमें जनरल स्टडीज की वेटेज डबल कर दी है। पहले जो है ना 2 टॉपिक आपके होते थे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स और 1 जनरल स्टडीज होता था, तो अब रिवर्स हो गया, जनरल स्टडीज के 2 हो गए और ऑप्शनल सब्जेक्ट 1 रह गया। तो इसका एक तो बड़ा फायदा ये है कि यूनिफॉर्मिटी ज्यादा होगी। कुछ नए सब्जेक्ट जुड़े हैं, एथिक्स जुड़ा है, इंटरनल सिक्योरिटी जुड़ा है। जो एथिक्स का पेपर है उसका फोकस जो है वो केस स्टडीज के ऊपर है। इवन सिलेबस में भी ये मेंशन किया गया है कि द होल पेपर वुड बी बेस्ड ऑन द केस स्टडी अप्रोच। देयर आर वेरियस एथिकल टेस्ट, देयर आर वेरियस एथिकल थ्योरीज जो एक केस स्टडी को अप्लाई करना बहुत जरूरी है, तभी जाके ये एक पेपर का आंसर लगेगा। मेंस की परीक्षा में मात्र कुछ दिनों का वक्त बचा है। ऐसे में प्लानिंग के साथ की गई पढ़ाई आपको खासा मदद करेगी पीआई राउंड तक पहुंचने में। अब वक्त हो चला है ब्रेक का। हर स्टूडेंट की लाइफ में ऐसा मोड़ आता है जहां वो सोचता है कि क्या करें क्या ना करें, कौन सा कैरियर चूज करें जो उसको दे सकता है ब्राइट फ्यूचर। ऐसे कंफ्यूजन्स में जरूरत होती है कैरियर काउंसलर की। तो आइए मिलते हैं हमारे कैरियर काउंसलर से। लॉ एक ऐसा कैरियर ऑप्शन है जो आपको अपने संविधान, न्यायपालिका और कानून की विस्तृत जानकारी देता है। लॉ की प्रैक्टिस शुरू करने के इच्छुक छात्र छात्राओं को बैचलर्स ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ यानी LLB की डिग्री हासिल करनी होती है। लॉ के क्षेत्र में अनेक नौकरियों के अवसर हैं, क्योंकि ये क्षेत्र स्कोप से भरपूर है। हमारे देश में पहले लॉ सिर्फ 3 साल का होता था, वो ग्रेजुएशन के बाद होता था। अभी 5 इयर्स LLB इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जो 12th के बाद आप उसमें एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू एंटर कर सकते हैं। नेशनल लॉ स्कूल, और नेशनल लॉ स्कूल ही नहीं, कई सारे और स्कूल्स खुल चुके हैं हिंदुस्तान के अंदर जो लीगल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और क्वालिटी लीगल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसके वजह से अब जो हमारे प्रोफेशन में लोग आ रहे हैं, जो बच्चे आ रहे हैं, वो बहुत ही ब्राइट हैं। LLB की डिग्री हासिल करने के लिए आप 10+2 के बाद इंटीग्रेटेड LLB का कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स के दौरान आपको बैचलर्स के साथ LLB की डिग्री भी प्राप्त होती है। और जानेंगे कोर्स के बारे में हमारे कैरियर काउंसलर से। ये एक ओपन फील्ड है, ये स्काई इज द लिमिट। एक लॉयर ही कल को देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बनते हैं, एक लॉयर ही एक स्टेट के एडवोकेट जनरल बनते हैं, एक लॉयर ही हिंदुस्तान के अटॉर्नी जनरल बनते हैं। वो भी कभी न कभी इस प्रोफेशन में आते हैं एज ए न्यू कमर, और करते करते अपनी मेहनत और एक्सेलेंस के बल पे वो शिखर तक पहुंचते हैं। LLB एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें प्रैक्टिस करना अति आवश्यक है। कोर्स के दौरान आपको किसी फर्म में या किसी एडवोकेट के पास इंटर्नशिप करनी पड़ती है। ये इंटर्नशिप आपको सीखने में मदद करती है और साथ ही वर्क एक्सपीरियंस भी दिलवाती है। हर लॉ स्टूडेंट को इंटर्नशिप करना एक मैंडेटरी बना दिया गया है। लॉ कोर्स का ये इंटीग्रल पार्ट हो गया है।
तो जब कोई भी स्टूडेंट लॉ करता है उस वक्त उसे किसी न किसी लॉ फर्म में या किसी सीनियर के यहाँ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए इंटर्नशिप करनी पड़ती है। अमूमन साल में 2 बार समर इंटर्नशिप एंड विंटर इंटर्नशिप उन्हें करना ही पड़ता है। वो पार्ट ऑफ द कोर्स हो गया है। उससे बहुत बड़ा उनका बेनिफिट ये होता है, एक तो उस क्षेत्र के दिग्गजों से उनकी पहचान हो जाती है, दूसरा वो प्रैक्टिकल चीजें समझ जाते हैं। स्कूल में तो सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जाती है, लॉ स्कूल्स में या जो भी लॉ कॉलेजेस हैं उसमें थ्योरी पढ़ाई जाती है, लेकिन लॉ इज नॉट ओनली अबाउट थ्योरीज। प्रैक्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप किसी भी लिटिगेशन को डील करते हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट हो या किसी भी तरह की ड्राफ्टिंग आप करते हैं या करना सीखते हैं, तो उसकी जो भी छोटी छोटी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कोर्ट में जाने के बाद ही एक स्टूडेंट सीख सकता है। एलएलबी का ये कोर्स करने के बाद किसी के लिए भी अनगिनत अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आप चाहें तो आगे मास्टर्स या रिसर्च भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, PCSJ की तैयारी से जज भी बना जा सकता है। एक अच्छा लॉयर बनने के लिए आपके अंदर एनालिटिकल क्वालिटीज होना जरूरी है। साइबर लॉ एक नया सब्जेक्ट शुरू हो गया हमारे देश में। ह्यूमन राइट्स एक नया सब्जेक्ट है जो 10-15 सालों से चल रहा है। उसके अलावा आपके पास ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये सारे ट्रेडिशनल नहीं है। ट्रेडिशनल सब्जेक्ट क्या थे? क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल, लिटिगेशन। लोग लॉयर का मतलब सिर्फ इतना ही समझते थे कि बस प्रैक्टिस शुरू करनी है, किसी सीनियर के अंडर में जाना है, रोज कोर्ट जाना है, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, फिर वहीं सीखना है, फिर हमें भी जाकर बहस करना है। लेकिन अभी लीगल प्रोफेशन के बहुत आयाम वाइडर हो चुके हैं। लीगल प्रोफेशन का आयाम अभी काफी वाइड हो चुका है। कोई इन हाउस काउंसिल भी हो सकते हैं, कोई सिर्फ एग्रीमेंट्स वगैरह ही बना सकते हैं, कोई किसी कॉर्पोरेट हाउस के लॉ ऑफिसर भी हो सकते हैं, कोई अपने पार्टनरशिप में अपना फर्म भी खोल सकते हैं, उसकी डिफरेंट ब्रांचेस बना सकते हैं डिफरेंट सिटीज में वो, और इंटरनेशनली भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लॉ का क्षेत्र न केवल सारी कानूनी व्यवस्था को जानने का मौका देता है, बल्कि ये आपको तमाम नए अवसर भी प्रदान करता है। जानेंगे और भी नए कैरियर ऑप्शंस के बारे में, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अब चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है कैरियर निर्माण। यहाँ आपको हम अवगत कराते हैं नए कैरियर ऑप्शन से और बताते हैं कैसे करें कैरियर निर्माण। आइए दोस्तों, देखते हैं इस बार क्या है खास। जम्मू से दिल्ली आए विकास के लिए खदानों में काम करने का ये पहला मौका है। हालांकि ये खदानें असली नहीं हैं, बल्कि यहाँ पर काम करने की ट्रेनिंग देने के लिए इनको बनवाया गया है। स्किल डेवलपमेंट कोर्स के दौरान सिमुलेटेड माइंस में इन युवाओं को ड्रिलिंग ऑपरेशन, विस्फोटकों को लगाना और ब्लास्टिंग करना, खदानों को डिजाइन और उनका रखरखाव करना तथा खदानों में भीतर कैसे सुरक्षित काम किया जाए, इन बातों की ट्रेनिंग दी जाती है। स्टिमुलेटिंग माइनिंग फर्स्ट टाइम देखी है, जिसमें मेरे को पता चला कि यहाँ पर रिफ्यूज चैम्बर होता है, ड्रिलिंग मशीन्स होती हैं, किस तरीके से पिलर अरेंजमेंट्स होते हैं, किस तरह की माइंस होती हैं, कहाँ वायर मैश लगी होती है, और ब्लास्टिंग और ड्रिलिंग के बारे में जाना सर। खदानों में काम करना खासा चुनौती भरा है। अक्सर छोटी मोटी दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है, जिनसे निपटने के पूरे इंतजामों की जानकारी इन युवाओं को दी जाती है। अगर कोई माइंस में अनसेफ इंसिडेंट कुछ होता है, रूफ कोलैप्स है या कुछ भी ऐसा इंसिडेंट होता है, तो कहाँ पे वो अप्रोच कर सकते हैं, सेफ्टी या रिफ्यूज चेम्बर जो है वो सब यहाँ पे सिमुलेट किया हुआ है हमने, जहाँ की आके वो सीख सकते हैं अच्छे से। जम्मू से आए इन युवाओं को भारत सरकार की उड़ान परियोजना के तहत ट्रेन किया जाता है। परियोजना के तहत इनकी शिक्षा और रहने खाने का खर्च भारत सरकार ही उठाती है। ये एक स्पेशल स्कीम है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसके हम एक पार्टनर हैं। तो हमने पिछले 2 साल में लगभग 450 बच्चों को जम्मू कश्मीर से लाए हैं। उनको यहाँ पर डिफरेंट एरियाज में ट्रेन करते हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग के बच्चों को सिविल, उसमें हम उन्हें ऑटो कैड पढ़ाते हैं। हम उनको ऑन साइट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिलवाते हैं। जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं उनको
पीएलसी प्रोग्रामिंग में देते हैं, मैकेनिकल के बच्चों को इंजीनियरिंग ड्राइंग, ऑटोकैड और सीएनसी मशीन के ऊपर एक्सपोजर देते हैं। जो आईटी के बच्चे हैं और आईटीईएस के बच्चे हैं उन लोगों को जावा प्रोग्रामिंग और कैसे सॉफ्ट स्किल्स, इन सब चीजों पे उनको एक्सपोजर दिया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जीडीपी में 2% का योगदान माइनिंग सेक्टर का है। 2013 में भारत कोयला उत्पादन करने वाला विश्व का तीसरा देश रहा। कोयला रिजर्व के मामले में विश्व में भारत का 5वां स्थान है। 2015 तक भारत के स्टील उत्पादन में दुनिया का दूसरा बड़ा देश बनने की उम्मीद है। हालांकि माइनिंग सेक्टर में सरकार ने 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी है, जिसके चलते इस क्षेत्र में विकास को नई दिशा मिल सकती है, जिससे नए रोजगारों में और भी इजाफा मिलने की संभावना है। अब वक्त आ गया है रोजगार समाचारों का। इस सेगमेंट में हम आपके लिए देश भर से चुनकर लाते हैं रोजगार के बेहतरीन मौके। आइए देखते हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज। नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों के तहत वैकेंसीज हैं। सुपरवाइजर, प्रिजर्वेशन असिस्टेंट जैसे पदों के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन के साथ साथ एक्सपीरियंस होना भी आवश्यक है। अधिक जानकारी या ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए 21 दिसंबर 2014 से पहले वेबसाइट पर जाएं। मौलाना मजहर उल हक अरेबिक एंड पर्शियन यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार जैसे पदों के लिए आवेदन स्वीकार करता है। आवेदक के पास पद अनुसार क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस होना अति आवश्यक है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए या अधिक जानकारी के लिए 15 दिसंबर 2014 से पहले इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। इंडियन नेवी देश भर से नौजवानों को सेलर्स की रिक्ति के लिए आमंत्रित करता है। आवेदन करने के लिए आपके पास 10+2 में मैथ्स और फिजिक्स अनिवार्य है। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट 14 दिसंबर 2014 है। अधिक जानकारी के लिए इंडियन नेवी की वेबसाइट पर जाएं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन एनवायरमेंटल हेल्थ विभिन्न पदों की रिक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 2 जनवरी 2015 है। अधिक जानकारी के लिए इसकी वेबसाइट पर लॉगिन करें। दोस्तों, हर हफ्ते आपके ईमेल्स का हमें बेसब्री से रहता है इंतजार, इसलिए हमें ईमेल जरूर करते रहिए। bckdnews@gmail.com। आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। एपिसोड को दोबारा देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज पर भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर होंगे हाजिर कुछ और नए कैरियर ऑप्शंस के साथ। फिलहाल हमें दें इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे World is here at Sharda University. Where are you?